हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षण कौशल का विकास और जानेंगे कि शिक्षण कौशल होता क्या है और इसके विकास के लिए किन किन विधियों का हम उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षण कौशल का विकास, जो कि सुपर टेट यानी कि आपके शिक्षक भर्ती वाले जो एग्जाम होते हैं हर साल, उसके लिए अति आवश्यक ये चैप्टर है। ये वैसे तो आपका सूचना और तकनीकी में आता है, परंतु ये आपके अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको शिक्षण कौशल के विकास के बारे में, शिक्षण कौशल के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि शिक्षण कौशल होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। क्योंकि आप अगर बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से शिक्षक ही बनना चाहते हैं, तभी इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं। और आगे चल के आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, तभी आप यूपी में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आप सुपर टेट का एग्जाम देके ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं एक शिक्षक की। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि शिक्षण कौशल होता क्या है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षण कौशल का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और कौशल। इसमें कौशल का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा। कौशल का मतलब होता है स्किल, किसी विशेष तरीके का उसके अंदर गुण है। जैसे कि कोई आदमी अगर क्रिकेट खेलने में, बैटिंग में अच्छा है, तो उसके अंदर बैटिंग का स्किल अच्छा है, उसके अंदर बैटिंग का कौशल डेवलपमेंट हो चुका है उसके बैटिंग का। या फिर बॉलिंग कर रहा है, उसकी बॉलिंग अच्छी है, तो उसके अंदर बॉलिंग की जो स्किल है वो डेवलपमेंट हो चुकी है उस चीज की। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है शिक्षण कौशल, यानी कि जो भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक पढ़ाने के तरीके, जो कई तरीके होते हैं पढ़ाने के, तो किस तरीके का व्यवहार करें आप, किस तरीके का प्रयोग करें अपने शिक्षण कार्य में, तो उसको कहते हैं हम शिक्षण कौशल। यानी कि हमारे अंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ गुण उत्पन्न होते हैं, और वो उत्पन्न किस तरीके से होते हैं, कुछ प्रशिक्षण मिलते हैं। आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण ही एक तरीके से ले रहे हैं ना। तो उस प्रशिक्षण से हमारे अंदर कौन से गुणों का विकास हो रहा है, उसी को कहते हैं हम शिक्षण कौशल। तो आशा करता हूं आप लोगों को शिक्षण कौशल का अर्थ पता चल गया होगा, इसके शब्दों से मिलकर ये बना होता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इसमें परिभाषाएं जो होती हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपके सुपर टेट का एग्जाम अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन पहली बार जब इसका रिटन एग्जाम हुआ था, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम फिर से रिटन हो जाए, तो उसके लिए इस तरीके की जो तैयारी की जाती है परिभाषाओं की, कि किसने दिया ये परिभाषाएं क्या हैं, तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं आपके रिटन में। और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अगर आप लोगों के सामने दे दिया जाए कि चार यहाँ पे कौन कौन परिभाषाएं दिया है, इसमें से ये बोल दिया जाए कि चारों लोगों में से किसने शिक्षण कौशल की परिभाषा दी है। उसमें से हो सकता है 3 शिक्षण कौशल से संबंधित ना हो और 1 शिक्षण कौशल से संबंधित हो। तो इसके परिभाषाएं अगर आप पढ़े रहेंगे, इसके बारे में जानते रहेंगे, तभी आप इसको बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो शिक्षण कौशल की परिभाषा होती है, डॉक्टर वी के पासी जी ने दी है, इसलिए इनको मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है परिभाषाओं में। तो यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने क्या कहा है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यानी कि शिक्षण कौशल जो होता है वो बेसिकली आप पढ़ाते हैं तो वो छात्रों को ही पढ़ाते हैं। छात्रों को अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए, किस तरीके से उनको शिक्षा दी जाए कि उनको सारी चीजें समझ में आ जाए, इस संबंध में यहाँ पे एक ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, ऐसा नियम कानून बनाया जाता है। शिक्षण क्रियाएं यानी कि कार्य, जो शिक्षण कार्य आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे व्यवहारों या फिर व्यवहारों का समूह है जिसके द्वारा शिक्षा आसानी से बच्चों को प्रदान की जा सके। यही है इस परिभाषा का मतलब। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरी परिभाषा है, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी ने ये कहा है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है। यानी कि ये एक तरीके से शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है। यानी कि वो अगर अच्छा शिक्षक होगा तो बच्चे उसके द्वारा पढ़ाए गए चीजों को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे आपने भी बचपन से देखा होगा कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक, कुछ ऐसे टीचर जरूर मिले होंगे आपको जो अभी तक आपको लगता होगा कि वो टीचर काफी अच्छा पढ़ाता था, वो टीचर अगर क्लास में नहीं आता तो पढ़ने में मन नहीं लगता। ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें ये होता है कि उस
शिक्षक ने आपको पढ़ाने का तरीका जो है वो समझ लिया उसने, उसके अंदर उस शिक्षण कौशल का विकास हो चुका है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसके पढ़ाने कक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सके और सक्रिय बनाया जा सके। सक्रिय का मतलब होता है सिर्फ शिक्षक ही ना बोलता रहे, शिक्षक कुछ बोले तो बच्चे अगर उसको समझ नहीं पा रहे तो उसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं और शिक्षक फिर उसका आंसर दे सकता है, फिर वो बच्चे उसको समझ के बता सकते हैं कि हाँ उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। सक्रिय का मतलब यहाँ पे इससे है। और उसके बाद देखिए लिखा गया है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार करने का प्रयास करता है। अंतःक्रिया मतलब वही पठन पाठन कि कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। ये नहीं कि सारा सिलेबस पढ़ा दिया और समझ में कुछ नहीं आया, तो उसमें कितना पढ़ाना है कि बच्चों को एक दिन में कि कितना पढ़ाना है कि उनको समझ में आ जाए, वो बोर भी ना हो और अच्छी तरीके से सक्रिय होके पढ़ लें। तो ये डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी ने ये परिभाषा दी थी। ये दोनों परिभाषाएं आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम शिक्षण कौशल की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे मैं विशेषताएं बताने के पहले मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं कि अभी तक जो सूचना तकनीकी का ये पहला चैप्टर है और सूचना तकनीकी के मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे कि उसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया, उसके जनरेशन के बारे में बताया, उसके बेसिक सभी बताए, उसके ऊपर प्रश्न भी कराए हैं आपको। और उसके पहले मैंने आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ा दिया है। तो 2 चीजें मैं यहाँ पे आपको सूचना तकनीकी की पढ़ा चुका हूँ। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो 2 बार एग्जाम हो चुके हैं आपके 2018 में 2019 में 5-5 जो प्रश्न आए हैं आपके कंप्यूटर से, वो उन्हीं 2 चैप्टर से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो दोनों चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप अपना 5 नंबर कहीं न कहीं गंवा रहे हैं। तो उस दोनों वीडियो को 2-3 वीडियो जो भी है इंटरनेट के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर, कुल मिला के 3-4 वीडियो 5 वीडियो होंगी, उसको आप जरूर देखें। क्योंकि अभी तक जो प्रश्न आए हैं सुपर टेट में 5-5 प्रश्न दोनों साल, वो उन्हीं दोनों चैप्टर से आए हैं। कभी भी अभी तक दोनों बार शिक्षण कौशल से या फिर जो आपके विद्यालय में शिक्षण कौशल का प्रयोग, इन सब चीजों से अभी तक नहीं आया। परंतु ये चीजें इसलिए पता होनी चाहिए कि ये आपके सूचना तकनीकी में तो नहीं इंपॉर्टेंट है, परंतु आपके पूरे जो आप जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस में दिया हुआ है तो हो सकता है इस बार आपको इस चीज से भी प्रश्न देखने को मिल जाए। छोड़ तो सकते नहीं है क्योंकि कट ऑफ देख ही रहे हैं कितना ज्यादा जा रहा है। अगर टारगेट आप 150 में 120 प्लस का ले जा रहे हैं तो कुछ छोड़ नहीं सकते आप, सारी चीजें आपको तैयार करनी होंगी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं शिक्षण कौशल की विशेषताएं। शिक्षण कौशल की विशेषताओं में यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षण कौशल की विशेषताओं में यहाँ पे 3 चीजें लिखी गई हैं। शिक्षण कौशल विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाते हैं। मतलब कि एक अच्छा शिक्षक शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है अगर कुछ पढ़ा रहा है तो उसको इतनी कठिन चीज को भी इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से पढ़ा देगा कि बच्चों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा है शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के में सहायक होता है या फिर सहायता प्रदान करता है। तो जैसे कि आपने अभी तक लेसन प्लान बनाया होगा, यूनिट लेसन प्लान बनाया होगा, सारी चीजें बनाई होंगी आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके सामने सबसे पहले सामान्य उद्देश्य आता है, फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। तो वहां पे आप कुछ अपना उद्देश्य बनाते हैं उस पाठ को पढ़ाने का। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं क्लास में तो आपका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। तो जो शिक्षण कौशल होता है, अगर आप स्किल डेवलपमेंट हो गई आपके अंदर ये टीचिंग वाली, तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं उसका उपयोग करके, कि बच्चों को कितना पढ़ा दिया जाए कि उनका अच्छा नंबर आ जाए, उनको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये सारी चीजें उसमें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, तीसरा है यहाँ पे शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रभावशाली इसलिए बनाते हैं कि अगर एक नॉर्मल सा टीचर जो स्किल जिसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसने प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो अगर किसी क्लास को पढ़ाता है तो हो सकता है उसके अंदर वो गुण, टीचिंग वाला गुण बचपन से ही विद्यमान हो, परंतु अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है बोर्ड के सामने, कैसे बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें उसको प्रशिक्षण के द्वारा ही पता चलती हैं। तो जब शिक्षण कौशल आपके अंदर विकसित हो जाएगा तो आप अपनी कक्षा में प्रभावशाली एक शिक्षक प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये था शिक्षण कौशल की विशेषताएं। अब देखते हैं इसके आगे की चीजें कि शिक्षण कौशल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं उसको। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जो हमारा चैप्टर था पहला, अब वो यहाँ से शुरू होता है शिक्षण कौशल का विकास। हमारा जो सूचना तकनीकी यानी कि सुपर टेट का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षण कौशल का विकास। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण कौशल का विकास होता क्या है। लिखा गया है, शिक्षा के स्तर का आधार कार्यरत शिक्षकों की क्षमता तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल होते हैं। अतः इन शिक्षण कौशलों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अति आवश्यक है।
तो शिक्षण कौशल का मतलब है आपका टीचिंग स्किल, यानी कि आप किस तरीके से कितनी अच्छी स्किल का प्रयोग करके अपनी टीचिंग कर रहे हैं, यानी कि शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया शिक्षा के स्तर का आधार, मतलब कि शिक्षा के स्तर का आधार यानी कि शिक्षा कितनी अच्छी तरीके से दी जा रही है या दी जा सकती है, वो इस समय जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनकी क्षमता पे वो कितनी लगन से पढ़ा सकते हैं उस चीज को। परंतु लगन तो एक बात है, उसके साथ साथ उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं शिक्षण कौशल, उसके द्वारा मतलब आप कितनी भी आपके अंदर मोटिवेट कर दिया जाए, आपको कितना भी अच्छा आपको कह दिया जाए कि आप मेहनत करके पढ़ाइए, लेकिन अगर आपके पास टीचिंग स्किल ही नहीं है, आप प्रशिक्षण प्राप्त ही नहीं किए हैं, एक प्रशिक्षित टीचर ही नहीं है, तो आप एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते और शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो हमारे कार्यरत शिक्षक हैं उनकी क्षमता तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल होते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके एक अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसके द्वारा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकता है वो। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमको इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, यानी कि प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जिसका हम बीएड या फिर बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं वो इसके द्वारा हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं इन सब के द्वारा। तो ये हो गया शिक्षण कौशल। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा शिक्षण कौशल होता क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया शिक्षण कौशल के विकास की विधियां। इसके भाई अभी तक तो सुन लिए कि शिक्षण कौशल क्या होता है, शिक्षण कौशल का प्रयोग क्यों किया जाता है, परंतु आपको अब ये पता होना चाहिए कि शिक्षण कौशल, एक टीचर आप बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि विकास इसका शिक्षण जो टीचिंग स्किल होती है इसको हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं, किन चीजों से, किस मेथड से हम इसको डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त क्रियाओं में समन्वय के लिए विभिन्न शिक्षण कौशलों की पहचान करना बहुत आवश्यक है ताकि उन कौशलों में प्रशिक्षण द्वारा दक्षता अर्जित की जा सके। इन शिक्षण कौशलों को पहचानने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहले तो बता दें कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त क्रियाओं के उनमें समन्वय होना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं सभी एक दूसरे से डिपेंड होने चाहिए, कोई भी कार्य शिक्षण कौशल शिक्षा के अलावा नहीं होना चाहिए क्लास में। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया। और यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे स्किल्स होते हैं, उसको पहचानना होता है कि किस स्किल का प्रयोग किया जाए कि हम एक अच्छा शिक्षण कार्य कर सकें और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। तो सबसे पहले तो उसको पहचानना होता है। अगर आप पहचान लिए, इतने दिनों से जो हमारे आयोग बनते आ रहे हैं, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इन सब ने कुछ न कुछ जो शिक्षा के क्षेत्र में कमियां थी उसको दूर की हैं। उसके बाद दूर करने के बाद कुछ न कुछ सुधार किया है और यहाँ पे जो हमारे शिक्षण कौशल होने चाहिए उनकी पहचान की है। पहचान तो कर ली, उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें दक्षता कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो उस स्किल के अंदर। उसके बाद उसको पहचानने के बाद इसको किन किन विधियों से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बाद इसमें इसको देखा जाता है। इसके बाद देख लीजिए जो निम्न विधियां, उसमें से सबसे पहली जो विधि है, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है जो, वो है शिक्षण कार्य अवलोकन विधि। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षण कार्य अवलोकन विधि यानी कि टीचिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। यहाँ पे देख लीजिए इस चीज को, इसके अंदर लिखा गया है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। सबसे पहले तो इसका अच्छा होने का, इस विधि का अच्छा होने का मेन रीजन है कि ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड जो होता है वो आपके प्रैक्टिकल चीजों पे अप्लाई हो जाता है आराम से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक वैज्ञानिक विधि है। जो शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा विभिन्न शिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन किया जाता है। जैसे कि आप अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं किसी क्लास में जाके, आप नए टीचर हैं या फिर पहले जब आयोग बनाए गए थे तो उस समय जब टीचर क्लास लेते थे, कई कॉलेजों में इस चीज का अवलोकन किया गया कि जब टीचर क्लास लेते थे तो बाहर से या फिर शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक जो ऑब्जर्वेशन कर सकता था, वो जाके वहां पे बैठता था और ऑब्जर्व करता था कि वो शिक्षक किस व्यवहार का यूज कर रहा है, किस मेथड का प्रयोग कर रहा है पढ़ाने में। उसके बाद जब उन्होंने काफी शिक्षकों का अवलोकन कर लिया तो एक लिस्ट बनाई जिसमें क्या क्या जरूरी होता है आपके शिक्षण कार्य, शिक्षण कौशल को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए एक लिस्ट बनाई। और उसी के बाद से फिर उसी का उपयोग करके हमको प्रशिक्षण दिया जाने लगा, शिक्षण जो हमारा शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए। तो इसको पढ़ लीजिए आप, ये पूरा इसी के बारे में दिया गया है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा विभिन्न शिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन किया जाता है और इसके बाद अलग अलग शिक्षकों द्वारा कक्षा में किए गए व्यवहारों का वर्गीकरण कर लिया जाता है। इसके बाद जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनके व्यवहारों को देखा जाता है कि उनके व्यवहार वर्गीकरण
वर्गीकृत कौशलों, यानी जो वर्गीकृत मतलब जो उन्होंने लिस्ट बना रखी है उसके अंतर्गत आ रहा है उनके कौशल जो पढ़ा रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये था हमारा पहला विधि। अब उसके बाद देखते हैं हम दूसरी विधि। अब यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे मेथड है इंटरव्यू एंड डिस्कशन मेथड, यानी कि साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आयोग होता है या फिर जो ग्रुप होता है जो निर्धारित करता है सूची को शिक्षण कौशलों के, वो विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से इंटरव्यू लेता था, उनसे विचार विमर्श करता था, उसके बाद शिक्षण कौशलों की एक सूची तैयार करता था और उसके बाद उसी के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाने लगता था। तो यहाँ पे देख लीजिए वही चीज लिखा गया है कि इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों के साथ साक्षात्कार, शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करके विभिन्न शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की जाती थी। तो अभी जो मैंने बताया वही चीज इसके अंदर लिखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्या लिखा गया है यहाँ पे। तीसरा देख लीजिए लिखा गया पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, यानी कि कैरिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड। इसके अंतर्गत देख लीजिए लिखा गया है कि इसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की जाती थी। यानी कि यहाँ पे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस मेथड के द्वारा पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि के द्वारा यहाँ पे देख लीजिए लिखा ही गया है उद्देश्य। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जाती थी, एक सूची बनाई जाती थी शिक्षण कौशलों की, जिसके द्वारा उस ऑब्जेक्टिव को, उस कैरिकुलम एनालिसिस को पूरा किया जाता था। ये तीसरा था। उसके बाद देख लीजिए चौथा क्या है। चौथा यहाँ पे लिखा गया है शिक्षण सम्मति विधि, यानी कि टीचर ओपिनियन मेथड। यहाँ पे टीचरों का ओपिनियन लिया जाता था, सिर्फ टीचरों का ओपिनियन नहीं लिया जाता था, उसके साथ छात्रों का भी लिया जाता था। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है कि इस विधि में शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा छात्रों से कहा गया कि एक अच्छे शिक्षण मॉडल की कल्पना करें तथा सभी किसी एक मॉडल पर सम्मति करें। यानी कि इसमें बोल दिया गया शिक्षकों को, और शिक्षकों को भी बोला गया, शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दे रहे थे उनको भी बोला गया, उसके बाद छात्रों को भी बोला गया कि अपना अपना एक मॉडल तैयार करें और उसके बाद तीनों लोग मिलकर एक सिंगल मॉडल पे सहमति बनाएं, जिसमें यह कहा गया कि एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक शिक्षण कौशल कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में उसमें लिखना है आपको। मॉडल बनाते समय ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन जब यहाँ पे तीन लोग मिल गए, शिक्षक मिल गए, शिक्षक प्रशिक्षक भी मिल गए, उसके छात्र भी मिल गए, तो कभी ये हो नहीं सकता। ये सिंपल सी बात है कि शिक्षक कभी भी छात्रों के जो यहाँ पे छात्रों का जो सजेशन होगा उसको कभी नहीं मानेगा। तो इसमें मतभेद होने की वजह से इस जो प्रशिक्षण का ये तरीका है शिक्षक सम्मति विधि, यानी कि टीचर ओपिनियन मेथड, ये आपका सफल नहीं हो पाया। ये था चौथा मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं आपके शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल इन टीचर्स। तो ये टीचिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए टीचर्स में उनके अंदर, टीचरों के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया शिक्षकों में शिक्षण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। मतलब कि उस डेवलपमेंट यानी कि उस शिक्षण कौशल में इन सभी बातों का समावेश होना चाहिए, यानी कि इन सभी बातों का उसमें होना आवश्यक है। यहाँ पे देख लीजिए 4 चीजें लिखी गई हैं। सहिष्णुता, तैयारी, प्रश्नों का चयन और उत्साही। सहिष्णुता का मतलब सभी को पता होगा कि एक शिक्षक अगर आप बन रहे हैं तो कभी भी किसी से भेदभाव ना करें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। एक आप अपने उसको सभी को एक छात्र के रूप में देखें, उसको समान तरीके से शिक्षा दें। ये नहीं कि किसी भी कास्ट का है तो उसको वरीयता दी जाए या फिर किसी निम्न कास्ट का है तो उसको वरीयता ना दी जाए। ये सब नहीं होना चाहिए एक शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो। उसके बाद तैयारी होनी चाहिए उसकी, जो आप शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट का, जिस चीज को पढ़ाने जा रहे हैं, उस चीज की सारी तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि बिना तैयारी के आप पहुंच गए और वहां पे क्लास में जाके टाइम बर्बाद कर रहे हैं बच्चों के साथ और उनको पढ़ा नहीं रहे हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पे प्रश्नों का चयन। प्रश्नों का चयन मतलब कि अगर एक चैप्टर में कोई आप पाठ पढ़ाने गए, उसमें 20 क्वेश्चन है तो आप 20 क्वेश्चन तो कराने नहीं लगेंगे। 20 क्वेश्चन कराएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो करते करते बोर हो जाएंगे, जो पढ़ने वाले नहीं है वो तो ध्यान ही नहीं लगाएंगे। तो उसमें से कुछ ऐसे प्रश्नों का चयन करें। 20 प्रश्न है तो उसमें से 4-5 ऐसे प्रश्नों का चयन करें जिससे वो 20 प्रश्न जो है वो कवर भी हो जाए और बच्चे बोर ना हो। तो यहाँ पे प्रश्नों का चयन भी अति आवश्यक है। उसके बाद उत्साही है, देख लीजिए चौथा है उत्साही। उत्साही का मतलब है कि उसके अंदर खुद शिक्षण कार्य करने के लिए वो उत्सुक होना चाहिए।
तो ये था दोस्तों आज का ये चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कल की वीडियो में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने ले आऊंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।